और चलिए ले चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर सीएस डीबी गुप्ता से खास बातचीत की जा रही है और न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव बातचीत आपको बताएंगे। मॉडिफाइड लॉकडाउन पर जानकारी ये देंगे और हमारे संवाददाता प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, ओवर टू यू। बिल्कुल, हमारे साथ है मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, जिन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए न केवल जिला कलेक्टर से फीडबैक लिया है बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पल पल की अपडेट देते रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कोरोना की लड़ाई में मॉडिफाइड लॉकडाउन को आप कैसा कदम मानते हैं? ये क्या है, किस तरह की इसमें छूट दी जाएगी? देखिए, ये जो मॉडिफाइड लॉकडाउन वाली बात है, इसकी शुरुआत क्योंकि 14 तारीख को जो पूरे कंट्री वाइड लॉकडाउन था उसको समाप्त करके एक नए जो मॉडिफाइड लॉकडाउन का भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई, उसी के तहत राज्य सरकारों को जो पावर्स थी उन ओवरऑल गाइडलाइंस के तहत हमने अपनी जो गाइडलाइंस हैं जारी करी हैं। कल रात को ये जारी हुई हैं और ये लागू होंगी 20 तारीख से, 20 अप्रैल से ये लागू होंगी। तब तक 19 तारीख तक जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है यथावत चलता रहेगा, उसको सख्ती से तब तक पालना करनी है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बहुत दिन से 21 दिन का पहले लॉकडाउन हुआ, लगभग 1 वीक और हो जाता है, महीने भर का समय है। लोग आर्थिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं, घरों में भी बंद हैं। तो अब कम से कम जहाँ पर हॉटस्पॉट्स नहीं हैं, कर्फ्यू नहीं है, उनमें किसी तरह से थोड़ी थोड़े रूप में ढील दी जाए, लेकिन ओवरऑल सोशल डिस्टेंसिंग की बात का पालन करते हुए, ये इसका मूल मंत्र है। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स को खोलने की बात कही गई है। लार्जली अभी तक जो देखने में आया है, लगभग 1100 के करीब केस जो राजस्थान में आए हैं सामने, अधिकांशतः वो अर्बन एरियाज तक सीमित हैं। रूरल एरियाज अभी उससे अप्रभावित हैं। तो एक तो इसमें बड़ा प्रयास है रूरल एरियाज को खोलने के लिए। अब दूसरी बात आ रही है, जो माइग्रेंट्स हैं, लेबर जो वहाँ से कूच कर गई क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, नरेगा की लेबर बेकार हो गई, तो क्योंकि उस समय कुछ काम कम हो गए, बंद हो गए, उनको देखते हुए उनको पटरी पे लाने के लिए पहली व्यवस्था तो ये की गई है कि रूरल एरियाज को इससे काफ़ी कुछ मुक्त कर दिया गया है। रूरल इंडस्ट्रीज जितनी भी तरह की हैं उनके लिए छूट दे दी गई है, नरेगा के कामों को शुरू करने के लिए छूट दी गई है। इसी प्रकार से जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके उत्पादन के लिए पूरी तरह से इसमें छूट दी गई है। जहां पर हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर ये गाइडलाइंस जो मॉडिफाइड हैं लागू नहीं होंगी जब तक वो हॉटस्पॉट से बाहर नहीं आ जाते। तो इसमें 2 तरह का मतलब ये डिस्टिंक्शन है। तो हॉटस्पॉट्स को अलग तरह से डील करेंगे, उनमें सख्ती बरकरार रहेगी, लेकिन जो हॉटस्पॉट्स में नहीं आते या निकल आते हैं उससे, उनमें ये वाली गाइडलाइंस 20 तारीख के बाद से लागू होंगी। फिलहाल ये 3 मई तक लागू रहेंगी। 3 मई के बाद भारत सरकार की जो आगे एडवाइजरी आती है उसके मुताबिक काम किया जाएगा। क्या राजस्थान में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति आ गई है? देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति अलग अलग तरह से डिफाइन है, लेकिन मेरा मानना है वो स्थिति नहीं आई है। कारण यह है कि वो स्थिति जब आती है जब आपको ये नहीं पता पड़ता किस तरह से वो इधर से उधर ट्रांसमिट एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में हो रहा है, पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पर अभी तक जितने भी केसेस आए, अगर जयपुर से बाहर की बात करें तो हमें मालूम है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति भीलवाड़ा में एक डॉक्टर के माध्यम से हुआ, कुछ जगह पे तबलीगी वाले माध्यम से लोगों के संपर्क में जो आए उनका हुआ। रामगंज के अंदर एक व्यक्ति जो ओमान से लौट के आया उसने फैलाया, उसके दोस्त को फैला, उसके परिवार को फैला, फिर मोहल्ले में फैला, लेकिन हम उनको ट्रेस कर पा रहे हैं। तो अभी वो कम्युनिटी स्प्रेड वाली डिजीज इन जनरल जो हमारे हाथ से निकल जाए वो नहीं आ रही है। बड़ा नंबर रामगंज में आ रहा है क्योंकि हम बहुत बड़ी संख्या में टेस्टिंग कर रहे हैं उनकी। जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स का नंबर एक बार बढ़ के आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो सबसाइड हो जाएगा। कारण यह है कि यदि इसको हम देर करते तो वो पॉजिटिव होते हुए भी क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक थे तो वो घूमते रहते और दूसरों को और ख़राब करते। इसलिए हमने कर्फ्यू तो कड़ाई से वहाँ पर लगा दिया है ताकि लोग मिलजुल नहीं सकें, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, एक घर से दूसरे घर में नहीं जा सकें, गलियों में नहीं आ सकें,
उसके लिए ड्रोन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, पुलिस और आरएसी की व्यवस्था, सबको कड़ाई से वहां पर लागू किया गया है। और कोशिश यह है कि हम उसको उसी छोटे एरिया तक कंटेन कर दें। यदि उसमें हम सफल हो पाएंगे तो जल्दी ही मैं समझता हूं कि नंबर में कमी आएगी। सर, भीलवाड़ा मॉडल की देश विदेश में काफ़ी तारीफ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान में भीलवाड़ा का जो मॉडल है अन्य जिलों में पूर्णतः लागू नहीं हो पाया है। इसकी आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, भीलवाड़ा जब भी कोई शुरुआत होती है तो क्योंकि शुरुआत हमारे यहाँ पर भीलवाड़ा में हुई और जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा वहाँ पर काम किया, सख्ती से चीज़ों का पालना कराया और वहाँ पर ट्रेसिंग करके एक्टिव सर्विलेंस और पैसिव सर्विलेंस दोनों तरह की बात की। उन्होंने एक्टिव तो ये कि किससे किसको फैला उसकी ट्रेसिंग की, उनको आइसोलेट किया, फिर जितने भी आसपास के लोग थे उनको होम क्वारंटाइन में बंद किया, उनका ट्रीटमेंट भी जो यहाँ का प्रोटोकॉल एसएमएस से डेवलप हुआ था उसके माध्यम से किया, कर्फ्यू की बहुत कड़ाई से पालना कराई, लेकिन वो पूरे भरतपुर म्यूनिसिपल एरिया में कराया गया था। अब जो बातें आ रही हैं, कुछ जगह पर पूरा म्यूनिसिपल एरिया सामने नहीं आता तो उसको हम 1, 2 और 3 किलोमीटर का दायरा जहां पर एक पॉजिटिव केस सामने आता है तो उसमें वही कड़ाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से उसमें कर्फ्यू लगा रहे हैं। अभी 49 एरियाज में कर्फ्यू लगा हुआ है तो स्थिति वही है और होम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं और आइसोलेट भी कर रहे हैं और जो पॉजिटिव आता है उसको फिर ट्रीट भी कर रहे हैं। चीजें कमोबेशी हैं। जो फर्क है वो रामगंज जैसे एरिया में है जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और जनसंख्या का घनत्व इतना अधिक है कि सोशल डिस्टेंसिंग उस घर में रहते हुए पालना कराना बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि एक एक घर में 30-30, 40-40 लोग हैं। तो हम वहां पर थोड़ी स्ट्रेटेजी को जरूरत पड़ने पर बदल रहे हैं और उनको इवन बाहर भी अगर जरूरत है तो ले जा करके अलग से उनको आइसोलेट करने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जगहों पे उनके पास स्पेस नहीं है। सर, कोरोना संकट में आर्थिक संकट और खर्च बढ़ गया है, ऐसे में आप केंद्र सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ये जिस तरह का कठिन समय है आर्थिक रूप से, उसमें बिना केंद्रीय सरकार की सहायता के तो किसी भी राज्य सरकार को पालना करना बहुत मुश्किल होगा। पहले ही इकोनॉमिक रिसेशन सब जगह था पूरे देश में, तो अब इस समय जो हमने मांग की है वो खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी कई सारे लिखे हैं और वीसी के दौरान भी जो है प्रधानमंत्री जी को रखा है। एक बात कही है कि 1 लाख रुपए की ग्रांट समस्त राज्यों को मिला के दी जाए, जिसमें पॉपुलेशन और कोविड का जो एक्सटेंट है फैलाव का उसके अनुपात में अलग अलग राज्यों का तय हो। इसके अलावा ये बात की है कि जो हमारी ऋण सीमा है एफआरबीएम में जीएसडीपी का 3% अलाउड होता है, उसको बढ़ा करके 5% किया जाए। फिर जो जो लोन दिए जा रहे हैं, जैसे वेज एंड मीन्स का लोन होता है, उस वेज एंड मीन्स के लोन को जो मॉरेटोरियम दिया जाए एक तो, क्योंकि इस समय स्थितियां नहीं है राज्यों की, और वो जो मॉरेटोरियम है वो इंटरेस्ट फ्री हो। और जितनी भी ये बैंकों की या जो अन्य हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आरबीआई या हम पीएफसी की बात करें, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन सब को जो इनकी अभी देनदारियां राज्य सरकार की उनकी तरफ बनती हैं उनको 3 महीने के लिए स्थगित किया जाए और वो स्थगन जो है पूर्णतः इंटरेस्ट फ्री हो, ताकि इसका भार आगे जाके भी राज्यों पे नहीं पड़े। ये कुछ प्रमुख बातें केंद्र सरकार के सामने रखी हैं। और दूसरी बात हमने की है नरेगा की लेबर के लिए, कि इनिशियली उनको अगर एडवांस देने की बात 21 दिन की कही थी, अब वो बात तो खत्म हो गई, क्योंकि अब ये नरेगा की लेबर अनुमति कर दी गई। नरेगा के काम अब 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका जो लेबर कंपोनेंट भारत सरकार देती है वो हमको एडवांस में दे के रखें, ताकि हम इनके टाइमली पेमेंट तेजी से कर सकें और उनको किसी प्रकार की मतलब उनके पास परचेजिंग पावर रहे और कभी भी ऐसी नौबत नहीं आए जहां पर उनको जीवन यापन में कोई कठिनाई हो। सर, आप प्रतिदिन जिला कलेक्टर से फीडबैक लेते हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं। किस तरह के आप दिशा निर्देश जिला कलेक्टर्स को देते हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण में की रोकथाम करने में मदद मिल सके? एक तो हमारी एवरेज कई तरह की इसके लिए व्यवस्था की हुई है। 1-to-1 कलेक्टर से बात होती है, जब किसी कलेक्टर की समस्या होती है वो तो हमसे बात करते ही हैं। जहाँ हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है या कोई सहायता चाहता है किसी प्रकार की विशेष जिले में, तो उस समय हम उनसे बात करते हैं। हमने वॉर रूम बनाया हुआ है, तो वहाँ वॉर रूम के अंदर जो हमारे पास अलग अलग जगहों से समस्या आती है या इवन अंतर्राज्यीय समस्या भी होती है,
तो कोई यूपी का व्यक्ति है और कहते हैं कि इस अमुक ज़िले के अंदर है, उसको सहायता पहुंचाएं, तो हम उस ज़िले के कलेक्टर तक पहुंचाते हैं। जनरली एक दिन छोड़ कर के एक दिन वीसी तो जो है मुख्यमंत्री जी के खुद के स्तर पे ही हो जाती है। फिर हम जो अलग अलग जो दिशा निर्देश बनाते हैं, जैसे कल रात को ये लॉकडाउन की गाइडलाइंस बनाई, अब इसके बारे में चर्चा के लिए कल वीसी बुलाई गई है, तो कल कलेक्टर से बात करके इन दिशा निर्देशों का क्या मंतव्य है, उसके किस प्रकार से कड़ाई से पालना कराई जाए जिससे रिजल्ट सामने आए। और अब जो इकोनॉमिक स्लोडाउन कंप्लीट हुआ है, इससे धीरे धीरे उबर करके रेगुलर जो पटरी पर आने की बात हो अर्थव्यवस्था की, इसकी तरफ एक ईमानदार कोशिश की जाए। यही हम उनको इंस्ट्रक्शंस अभी फिलहाल देंगे। और लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जाए, कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाए, ये बातें उनसे रेगुलर होती हैं। सर, मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति के कारोबारियों जी, तो आपने सुना कि सीएस डीबी गुप्ता से बातचीत की गई और उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा प्रदेश जो है वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटा हुआ है। साथ ही कल लॉकडाउन पर कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा और 3 मई के बाद में जो हालात बने हैं उन तमाम हालातों पर समीक्षा की जाएगी। कितना फर्क आता है, पूरा एनालिसिस 3 मई के बाद में किया जाएगा।